तो अभी दिख रहा है? तो जब ऑब्जेक्ट पोल नहीं दिख रहा, ये जो यहाँ से तो ओपन है, शेयर्ड है। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो क्या होता है? तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तब क्या होगा वो देखना है हमें। तो सपोज़ हमारे पास एक मोमबत्ती हमने रख दी, अगरबत्ती रख दी, कुछ भी रख दिया हमने, और पोल और फोकस के बीच में, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो तो कहाँ से होकर निकलेगी? फोकस से निकलना चाहेगी। और जो पोल के साथ किसी एंगल पे गिरेगी वो उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इनको अगर हम देखेंगे तो ये आगे तो नहीं मिलेंगी, ये डाइवर्ज हो रही हैं। लेकिन अगर पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे तो ये मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एक केस ऐसा ही होगा जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। याद करो, कॉनकेव मिरर में अभी तक हमने जितने केस देखे उनमें रियल इन्वर्टेड इमेज बनती थी। ये वो केस है जिसमें इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? यस, बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज क्या है? तो ये, हाँ, तो ये पहला केस होगा जब इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तुम हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? इस तरीके से पॉलिश कर देते हैं मिरर को हम लोग। ठीक है। कौन सा मिरर ले रहे हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, इस तरफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर फोकस होगा। ठीक है भाई। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है वो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होती है कि हमें क्या लगता है वो कहाँ से आ रही थी? फोकस से। बताया था ना मैंने, कुछ इस तरह से डाइवर्ज होती है कि हमें लगता है वो फोकस से आ रही थी। तो अगर मान के चलो दो लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही हैं, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट रे पैरेलल आती हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट रे कैसी आती हैं? उससे पैरेलल नहीं आती। तो ये दोनों लाइट रे कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि हमें क्या लगेगा? इमेज कहाँ जाके बन रही है? मिरर के पीछे। मिरर के पीछे। और कैसी इमेज होगी ये? पॉइंट साइज की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। मिरर के सामने तो हमेशा ही होगा, खैर। एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? बिहाइंड मिरर।
और इमेज बनेगी कैसी है, वर्चुअल, और नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ठीक है, और बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हैं हम लोग, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, हाँ ये जो बोलो। कहाँ बाउंस कर रही है, कहाँ बाउंस कर रही है, कहाँ कर रही है बाउंस, कहाँ हो रही है रिफ्रैक्ट, क्या पूछ रहे हो, रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है कि रिफ्रैक्ट कैसे हो रही है, क्या पूछ रहे हो। तो बाउंस ही तो होगी, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक ही तो होता है। तो क्या है लाइट, एक सेकंड, क्या है लाइट, नहीं क्या है, पार्टिकल नहीं है तो क्या है, वेव है, क्या है क्या, बताओ ना क्या है, तुम क्या करना, क्या जानना चाहते हो, मतलब लाइट वेव है, नहीं मतलब तुम क्या मानते हो कि लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है। नहीं तो एनर्जी भी तो कुछ, एनर्जी का भी तो कुछ वो होता है, फॉर्म हो सकता है ना, एनर्जी भी तो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी या पार्टिकल, तुम्हें क्या लगता है कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है या पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। एनर्जी अगर मीडियम में कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है तो कुछ तो उसको चाहिए ना, और अगर मीडियम नहीं भी चाहिए तब भी कुछ चाहिए। तो मतलब क्या है, तुम लाइट पार्टिकल है कि वेव है, तुम्हें क्या लगता है, एक बार तुम तो बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है। तो है क्या, मतलब फिर भी क्या है वो, जैसे तुमने बोला एनर्जी है, तो एनर्जी भी तो कुछ होता होगा ना, एनर्जी क्या है, चलो मैं ये पूछ रहा हूँ, डिफाइन एनर्जी कैसे भी डिफाइन। हाँ, अरे ये तो वो बात हो गई कि ये तो वो बात हो गई कि मेरा घर किसके पास है, तुम्हारे घर के पास, और तुम्हारा घर किसके पास है, मेरे घर के पास, और दोनों का घर कहाँ है, एक दूसरे के सामने। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाइट तुम्हें क्या लगता है, क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कोई तुमने गलत नहीं पूछा है। अरे पढ़ा वड़ा छोड़ो, मुझे मुझे तुम्हारी सोच जाननी है कि तुम्हें क्या लगता है कि लाइट एनर्जी है, क्या है। एनर्जी तो है लाइट, वो तो हमें भी पता है, पर ये एनर्जी है क्या, मतलब कैसी है, दिखने में क्या है, वेव है, कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगा ना उसका, कुछ तो फॉर्म होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, बोलो ना, अरे मैं कुछ कह थोड़ा रहा हूँ, बोलो तो, ऐसा डर क्यों रहा है बरबर। तो भाई, ओके वेरी गुड, तो भाई जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो आज तक किसी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि लाइट क्या है। मैं एक एक मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बना रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक मिनट सुनना बस, ये डायग्राम एक और हो जाए फिर दिलचस्प, जो तुमने बात पूछी वो तो किसी को नहीं पता आज तक। चलो, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में ये पहला केस था। सुप्रिया एब्सेंट क्यों रहती हो तुम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अभी ज्वाइन नहीं हुई है। सुप्रिया एब्सेंट क्यों रहती हो तुम, अरे मैं सुप्रिया से कह रहा हूँ, मैं सुप्रिया से कह रहा हूँ, यू आर नॉट सुप्रिया। यस सर। एब्सेंट क्यों रहती हो तुम ऑनलाइन में। सर इधर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है इसलिए। रिकॉर्डेड देख लिया करना लेकिन ध्यान से, ऑप्टिक्स पूरा प्लेलिस्ट डली हुई है, ऑप्टिक्स पूरी पढ़ लेना, उसमें उस पर डला है, ऐप पे डला है पूरा ऑप्टिक्स, ठीक है। देख जरूर लेना लेकिन पढ़ाई को रोकना मत।
तो ये पोल है भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में अब मैं क्या ले रहा हूँ, कहीं पे भी रख दो, मिरर के सामने आप कहीं भी रख दो, सपोज यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। तो एक लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कुछ इस कदर डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कहाँ से आ रही थी वो, फोकस से, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाएगी वो अपने ही पाथ को वापस लौट जाएगी, ठीक है राधिका। ये तो कुछ इस कदर डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा ये फोकस से आ रही थी, कुछ ऐसे डाइवर्ज होगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही थी वो अपने ही पाथ को रिटर्न कर जाएगी। तो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इनको अगर पीछे मिला देंगे तो जहाँ दोनों पीछे मिलाने पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाएगी, ठीक है। फिर से बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है यही कहाँ रखा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कर्वेचर साइड रहेंगे ना, ये तो कर्वेचर साइड रहेंगे, कॉनकेव साइड मतलब नहीं होता, कर्वेचर साइड होता है। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हारा क्या था। सर मतलब किसी भी साइड इसको पॉलिश करते हैं स्फेरिकल मिरर, हम्म, लेकिन वो जो सी शेप बनाते हैं सफेद मिरर। हाँ तो कर्वेचर का मतलब ही होता है कि जो सी शेप बन रहा है, मतलब इधर की तरफ ही तो स्फीयर बनेगा, तभी इधर ही तो सेंटर होगा। यस। तो मतलब मैंने आंसर सही दिया था। पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड मिरर। नेचर क्या है इमेज का, फिर से कैसा है नेचर, वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज किसका ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का कि इमेज का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये सारे केस हो गए, 8 केस हो गए टोटल। हमने एक प्लेन मिरर के पढ़े, 6 कॉनकेव के पढ़े और 2 कॉन्वेक्स के पढ़े। तो 2 नोट पॉइंट्स याद रखना छोटे छोटे, रियल और इन्वर्टेड इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। शुरू के 5 केस जो हमने कॉनकेव मिरर के पढ़े थे याद करो, उसमें इमेज कैसी बनी थी, तो रियल इन्वर्टेड इमेज कैन बी फॉर्म बाय विच मिरर, ओनली कॉनकेव मिरर। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन बना सकता है, एंड प्लेन ऑल्सो, प्लेन भी तो वर्चुअल इरेक्ट बन जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस कैन बी फॉर्म बाय ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। लेकिन अंतर है, कॉन्वेक्स की जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी जो अभी हमने बनाई, उसमें हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। प्लेन मिरर के केस में जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी उसमें हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा, बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। प्लेन मिरर के केस में बराबर हो जाएगा, ओके। और कॉनकेव मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ये याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है, जबकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस सारे मिरर्स बना सकते हैं, बट सभी मिरर्स के वर्चुअल इरेक्ट में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो वही तो लिखा है मैंने, कॉन्वेक्स में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ज़्यादा लगे। नहीं, कॉन्वेक्स को मैं सी एक्स लिखता हूँ अक्सर, कॉन्वेक्स, और कॉनकेव को सी वी लिख देता हूँ,
ठीक है, यस। तो ये अंतर है। अब एक टॉपिक देखते हैं छोटा सा, नेचर ऑफ लाइट। लाइट है क्या, जो अभी यजुर बोल रहा था, लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है, क्या है? तो एक साइंटिस्ट हैं थे, उनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन ने सबसे पहली बार बताया था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और न्यूटन ने एक अपनी थ्योरी दी थी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बताया था? लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने रखा था कॉर्पस्कल्स। क्या नाम रखा था? कॉर्पस्कल्स। और उन्होंने कहा था जब ये पार्टिकल चलते हैं तो लाइट आगे चलती है, मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई थी उनके हिसाब से। ठीक है, उनसे पूछा भी गया पार्टिकल का मास क्या होता है, तो क्या उन्होंने कहा मासलेस होते हैं, बस थोड़े डिफरेंट डिफरेंट साइज के कॉर्पस्कल्स होते हैं। गप दे रहे थे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, तो सब गप्पी थे पुराने ज़माने में। तो उन्होंने कहा जितने बड़े बड़े अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं और अलग अलग पार्ट के टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए कलर भी हमारे रेटिना पे अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उनके हिसाब से जो डिफरेंट कलर्स का रीज़न था वो क्या था? डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। ठीक है, सुन, आवाज़ आ रही मेरी कि नहीं आ रही? यस। लेकिन इनकी थ्योरी फेल्ड हो गई थी। हालांकि इन्होंने बहुत सारी फिनोमेना एक्सप्लेन करी थी और बहुत सारी नहीं भी कर पाए थे, लेकिन इनकी थ्योरी ज़बरदस्त तरीके से फेल हो गई थी, क्योंकि ये कई सारी फिनोमेना तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे। जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन नाम की फिनोमेना होती हैं, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लाइट के हम लोग ये फिनोमेना नहीं पढ़ते हैं 10th में, लेकिन होती हैं फिनोमेना। एक तो ये फिनोमेना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने पार्टिकल नेचर से। दूसरा इनका ये कहना था कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है और रेयर में कम होती है, जबकि होल्टा उल्टा है, लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है, वाटर में कम हो जाती है। तो इनकी थ्योरी फेल्ड हो गई थी। ठीक है, हाँ तो बोल दिए, लेकिन फेल तो हो गई इनकी थ्योरी। फिर इसके बाद आए एक साइंटिस्ट और उनका नाम था हाइजन। और हाइजन्स ने अपनी वेव थ्योरी बुधी। तो हाइजन्स ने सबको नीम के पेड़ के नीचे बैठाया, उनने कही बैठो बैठो दाऊ बैठो, और उनने अपनी थ्योरी दी। उनने कही कि देखो क्या है, उनने कही कि देखो ये गाना गलत है कि ये दुनिया पित्तर दी, वास्तव में ये दुनिया ईथर दी। ठीक है, उनने कहा ये पूरी दुनिया जो है ना, उनने कहा ये पूरी दुनिया ईथर की बनी हुई है। ईथर नाम के एक सब्सटेंस की बनी हुई है, कुछ नहीं होता, ऐसे उनने बता दिया। हालांकि केमिस्ट्री में ईथर होता है, लेकिन ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं था। उनने बोला कि ये दुनिया ईथर दी। ये दुनिया किसकी बनी है? पूरी ईथर नाम का एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। ये भी गप दे रहे थे। और उनने बोला कि क्या होता है कि जब भी लाइट प्रोड्यूस होनी होती है तो ईथर के किसी पार्ट में एक हलचल होती है। जैसे भूकंप आता है तो एपी सेंटर होता है, और यहाँ पे ये हलचल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन करती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे सब जगह वाइब्रेशन करती है। तो इसके बगल के पार्टिकल भी ईथर के क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। ये सारे पार्टिकल मिलके एक वेव फ्रंट बनाते हैं। फिर वेव फ्रंट पे मौजूद सारे पार्टिकल्स फिर से वाइब्रेट करते हैं और वो अपना वेव फ्रंट बनाते हैं इस तरीके से। तो जैसे पानी में तुमने देखा होगा ना, अपन अपने कंकड़ डालते तो लहरें प्रोड्यूस्ड होती हैं, तो हाइजन्स के हिसाब से उसी तरीके से लाइट प्रोड्यूस्ड होती है, चारों दिशाओं में जाती है। ये थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन ये फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन करती थी जो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सुपर हिट हो गई मार्केट में। क्या हो गई? सुपर हिट हो गई मार्केट में। और बाद में जाके इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला एक और साइंटिस्ट आया, उनका नाम था यंग्स। साइंटिस्ट ही जवान था। तो यंग्स ने अपना एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने हाइजन्स की थ्योरी को कंफर्म किया कि हाइजन्स की थ्योरी सही है, लाइट वेव है। तो इनके हिसाब से लाइट क्या है? एक तरंग है। हालांकि इनकी थ्योरी में अभी भी लूप होल ये था कि लाइट को मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, क्योंकि इनके हिसाब से पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रैवल होती है लाइट की।
लेकिन आगे जाके एक और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये कहा कि लाइट को पार्टिकल भी नहीं चाहिए, लाइट वेव जरूर है, लेकिन लाइट में वाइब्रेशन पार्टिकल्स का नहीं होता, लाइट में वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होती हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही लाइट है। मैक्सवेल ने ऐसा कहा। तो कुल मिला के मैक्सवेल ने भी लेकिन किस थ्योरी को सपोर्ट किया? वेव थ्योरी को। किसको सपोर्ट किया? वेव थ्योरी को। तो अब यहाँ पर बहुत लोग कोसने लगे, बताइए न्यूटन कितना गंदा आदमी था, कैसी गलत गलत बातें करता था, ठीक है। तो न्यूटन बुरा हो गया सबके लिए, लेकिन न्यूटन बुरा था ही, ये वेव थ्योरी हिट हो ही गई थी। एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सुनिए। लेकिन इनके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को मिला है थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए मिला लाइट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज? थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो 1941 में दी गई थी। 1941 में नोबेल प्राइज मिला था। तो उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी ये कहती है कि लाइट किससे बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल से, एनर्जी पार्टिकल से, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फोटॉन्स। तो एक बार फिर से आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा नहीं नहीं, लाइट वेव नहीं है, लाइट क्या है? पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल है। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसके बेसिस पे एक्सप्लेन की थी, और सबसे बड़ी बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था उन्होंने, ठीक। मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ। हाँ, ये लाइट को पार्टिकल मान के चलें। हाँ, इन्होंने ये बोला था कि ये फोटॉन्स हैं जो कि मासलेस एंटाइटी होती हैं। रेस्ट मास फोटॉन का ज़ीरो होता है, रेस्ट मास उसका ज़ीरो होता है। अरे किसी को कुछ नहीं पता था, मेरी बात तो सुनो आगे। इसके बाद आए सीवी रमन, हमारे इंडियन। उन्होंने लाइट को वेव माना है। ये एक साइंटिस्ट, मैंने सीवी रमन उनका नाम ले दिया, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे। तो इसका मतलब पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी दो धड़ों में बट गई। एक साइंटिस्ट कम्युनिटी थी जो लाती थी लाइट रे है, एक क्या कहती थी? रे है लाइट। और एक कहती थी वेव है, ठीक है। एक क्या कहती थी? लाइट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके। और ये क्या कहते थे? लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट इज वेव एक्चुअली, ओके। तो दोनों के बीच में मारकाट मचने लगी लोगों के बीच में, ठीक है। बंदूक चल गई दोनों के बीच में, साइंटिस्टों के बीच में, 2-4 मर गए। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जोक के तौर पे बता रहा हूँ। तो पूरे साइंटिस्ट जो हैं दो कम्युनिटी में बट गई। आखिरी में जाके मामला गया कि भाई कोर्ट में गया कि भाई मामला है क्या, मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी में गया, मामला क्या है। तो तुम्हें जान के आश्चर्यचकित होगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल कोटेड बात है, और आप इसको 12th क्लास की NCERT में लाइट की कहानी के रूप में पढ़ सकते हो। साइंटिस्टों ने आखिरी में ये फैसला किया, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, सभी लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात ध्यान से? अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो आपको, कि मैं आपको मजाक जोक लगे, तो आप 12th क्लास की बुक को डाउनलोड कर लेना, पार्ट 2 डाउनलोड कर लेना। और पार्ट 2 में ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ लाइट की, और थोड़ा दिया हुआ है बड़े रूप में, मैंने छोटे से रूप में बताया तुम्हें। और कहानी ये है, लास्ट में ये फैसला हुआ कि लाइट MWF में तो पार्टिकल है, मंडे वेडनेसडे को पार्टिकल बनेगी, और TTS में वेव बनेगी, और संडे को हम लाइट की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ, जोक की तरह ही ले लिया है, ऐसे ही बोला गया था। अगर आपको विश्वास ना हो, मैं पहले से कह रहा हूँ, आप 12th क्लास की NCERT में जो मैंने लाइट की कहानी बताई है पढ़ लेना,
ठीक है। और आपको पता पड़ जाएगा। अरे तो ये कोई साइंटिस्ट बात नहीं, साइंटिस्टों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, पार्टिकल है कि वेव है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी लाइट को पार्टिकल के रूप में सपोर्ट कर रही थी, बहुत सारी वेव के रूप में कर रही थी, बहुत सारी थ्योरी कह रही थी पार्टिकल नहीं है, बहुत सारी कह रही थी पार्टिकल वेव नहीं है। तो इसलिए अरे ऐसे सिर्फ ह्यूमर के तौर पे बोल दिया गया है, ऐसे तुम इसको सीरियस मत लो। तो आप जो मैंने बात बोली है आप ये देख लेना, ये ह्यूमर कोटेड ह्यूमर है, मतलब लिया गया है। तो और लाइट की संडे को बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप 12th क्लास की बुक अभी डाउनलोड कर सकते हो चाहे तो नेट से, क्लास 12th की वॉल्यूम 2 डाउनलोड करना, और उसमें लाइट की ये जो मैंने कहानी बताई है पूरी कहानी दी है। अब हुआ क्या कि ये पूरे मामला गया, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डी ब्रॉगली, उनके नाम में ही दोगलापन था। उनसे पूछा गया भाई तुम बताओ लाइट क्या है। उनने खुद कहा मैं बताता हूँ लाइट क्या है। भाई खून खराबा हो रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो उनने कहा मैं बताता हूँ लाइट क्या है, लाइट क्या है। तो उनने कहा देखो क्या है, इस दुनिया में लाइट नहीं सारे ऑब्जेक्ट, वैसे उनकी थ्योरी में दम भी है जो डी ब्रॉगली ने बोला, उन्होंने कहा इस दुनिया में लाइट ही नहीं सारे ऑब्जेक्ट वास्तव में मैटर हैं, मतलब पार्टिकल हैं। वास्तव में क्या है वो, पार्टिकल ही हैं। सुन नहीं रहे तुम लोग। डी ब्रॉगली ने कहा कि वास्तव में वो पार्टिकल हैं, पर उसमें से वेव निकलती है, मतलब कि वो हैं तो पार्टिकल पर उसमें से वेव निकलती है। तो उन्होंने दोनों बातें कह दी। उन्होंने कि लाइट जो है कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और कभी वेव की तरह बिहेव करेगी। तो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक कोई बहुत बड़ा, दोनों ग्रुप में बन गए, हाँ, अगर 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 क्या बोलते हैं, अगर कोई होल बहुत बड़ा हो तो लाइट उस पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और पीछे इतने इतने पार्ट में शेडो बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत छोटा सा होल हो, अगर आप की होल से देखोगे, सूरज की रोशनी कभी कभी आती है बहुत दूर से, तो लाइट पीछे की तरफ पड़ जाती है और हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा चुभती है। या अपनी आंखों को ही तुम थोड़ा सा छोटा कर लो अपने प्यूपिल्स को, तब भी डिफ्रैक्शन हो जाता है, लाइट फैल सी जाती है वेव की तरह। तो उन्होंने कहा कि कंडीशन के हिसाब से लाइट डिपेंड करती है। तो अब यजुर तुमने मुझसे पूछा कि लाइट क्या है, तो भाई इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बता पाए कि लाइट क्या है, मैं अदना सा एक आम आदमी तुम्हें क्या बताऊं कि लाइट क्या है। लेकिन हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो लाइट को पार्टिकल नाम मान के पढ़ते हैं, हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि लाइट पार्टिकल है, ठीक है। हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, लाइट को पार्टिकल मान के पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट को पार्टिकल मान के पढ़ते हैं हम लोग। अब अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछोगे कि क्या है सही, पूछोगे मेरा ओपिनियन, नहीं जानना चाहोगे, तो मेरा ओपिनियन ज़्यादा ये है कि इस दुनिया में, बिल्कुल मैं भी डी ब्रॉगली की इसी बात से सहमत हूँ कि इस दुनिया में लाइट ही नहीं सारे मैटर्स में पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर। मैं स्ट्रिंग थ्योरी का बहुत सपोर्टिव हूँ, स्ट्रिंग थ्योरी को बहुत सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी तुम्हारी क्लास में नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो उसके बारे में, हालांकि तुम्हारी क्लास में नहीं है, पर स्ट्रिंग थ्योरी के वन ऑफ द फंडामेंटल के हिसाब से इस दुनिया में वेव्स ही मौजूद हैं केवल, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हुए मैटर को प्रोड्यूस करती हैं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं करेक्ट हूँ या कोई डी ब्रॉगली करेक्ट है या ये करेक्ट है या आइंस्टाइन गलत है, मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी पर्सनल थ्योरी है। समझ में आई बात? अब यजुर बताओ तुम क्या क्या समझते हो लाइट क्या है? तो तुमने कहा ना कि सर आंसर बताओ इसका, तो तुमने वो क्वेश्चन पूछा। आज मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो ऑन की है, मतलब क्या कह रहे हो पीयूष, समझ में नहीं आया। वीडियो आते तो तुम
दिव्यांशा 8:30 से बैच है अपना। अभी आ रही ये जो दिव्यांशा 8:30 से बैच है, भूल गया। दिव्यांशा 8:30 से बैच है अपना। हाँ या जो क्वेश्चन पूछो, हाथ उठाया तो क्वेश्चन पूछो। लाइट और स्पेस टाइम का रिलेशन अलग चीज़ है। ये एक्चुअली माना ये जाता है कि हम लोग 3 डायमेंशंस जानते हैं, लेंथ और हाइट और वेट, पर माना ये जाता है कि जो टाइम है वो इटसेल्फ एक डायमेंशन है जो स्पेस के फैब्रिकेशन में बना हुआ है। मतलब स्पेस भी मोशन, स्पेस और टाइम जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये माना जाता है। तो उसको स्पेस टाइम बोलते हैं। मतलब कि अगर तुम लाइट की स्पीड से तेज़ जाओगे तो तुम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हो। मतलब कुछ इस तरीके से मैं समझाता हूँ कि जो स्पेस और टाइम है वो एक फैब्रिक बनाता है, इस तरीके की एक फैब्रिक बनाता है। और सारे ऑब्जेक्ट दुनिया में, देखो छोड़ो ये बात सुनो, आई एम ए हिंदू, ठीक है, मैं माइथोलॉजिकल बुक्स को कोट करते हुए बताता हूँ। यार ये 12th वाले 8:30 से बैच। और हमारी माइथोलॉजिकल बुक में लिखा हुआ है कि जो दुनिया जो है वो क्षीर सागर में बसी हुई है, पूरा ब्रह्मांड। तो मैं भी इसी थ्योरी का सपोर्टिव हूँ। तो स्पेस टाइम भी ऐसे ही कुछ कहता है। स्पेस टाइम ये कहता है कि एक फैब्रिक है स्पेस और टाइम का, और जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा उस फैब्रिक को कर्व कर देगा, ठीक है। तो टाइम जो है इसी फैब्रिक से होके जा रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा बोला जाएगा कि टाइम धीमे ट्रैवल करता है। मतलब टाइम इज इटसेल्फ अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। इंटरस्टेलर देखिए, इंटरस्टेलर, चलो बात कर रहे हैं अपन। हाँ बोलो ये जो ब्लैक ब्लैक होल मानते हैं बहुत ज़्यादा। बाईपास हम कैसे करेंगे, वो तो लाइट जा रही है, हम थोड़ा जा रहे हैं, लाइट जाती है। ना ना ना, लाइट अपने फैब्रिक से होगी तो जाएगी, लाइट अपने फैब्रिक से होके जाएगी। स्पेस टाइम का फैब्रिक है वो। फिर वार्म होल क्रिएट करना पड़ेगा हमें, उसके लिए वार्म होल क्रिएट करना पड़ेगा। हम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें वार्म होल क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, क्रिएशन के लिए। उसके लिए हमें एक वार्म होल क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत टाइनी होता है वार्म होल, और उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। हमें कर सकते हैं, पर हमें वार्म होल चाहिए। मल्टीवर्स में भी पहुंच सकते हैं ऐसे तो हम, ब्लैक होल्स के थ्रू अपन मल्टीवर्स में भी पहुंच सकते हैं, दूसरे यूनिवर्स में भी पहुंच सकते हैं। सब ये थ्योरीज हैं, सिर्फ थ्योरीज हैं। अभी ये माना जाता था कि ब्लैक होल्स से लाइट अंदर जाती है तो कभी रिलीज नहीं होती, लेकिन रीसेंट पिक्चर्स आई हैं, ब्लैक होल्स इटसेल्फ एमिट लाइट। तो अभी बहुत कुछ सीखना है इंसान को। माना यह जाता है कि अगर अपन ऐसी ग्रेविटी फील्ड में पहुंच जाए जहाँ बहुत ग्रेविटी है तो लाइट धीमी हो जाएगी एंड वी कैन एंटर इनटू द फ्यूचर। क्योंकि दूसरे लोगों के लिए, अर्थ पे लोगों के लिए तो लाइट उसी स्पीड से चल रही होगी। लेकिन ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि लाइट ग्रेविटी से अफेक्टेड होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लाइट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये तो रोज, हाँ लाइट क्या, लाइट के पार्टिकल्स का मास नहीं है ना। किसने कहा है मास है?
पर करती है ग्रेविटी पे डिपेंड, वेव्स क्रिएट करती है एक्चुअली। इसमें ये जो फैब्रिक है इसमें एक वेव क्रिएट होता है, और ये वेव क्रिएटेड होता है, ये भी प्रूव्ड हो चुका है ग्रेविटेशनल। अरे ये क्या कर रहा है? Pandemic. क्या सच में? हाँ सच में हुआ था, मजाक क्यों करूँगा। तुझे क्या लगता है लाइट क्या है? ओके पीयूष, यस सर। अच्छे लग रहे हो, बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। सर कैमरा बहुत ज़्यादा धुंधला होता था, नहीं तो वीडियो ऑन कर लेते। क्या हो गया कैमरे को? सर पता नहीं कैमरे पे कुछ अजीब सा हो गया था सर, यानी कुछ दिखता ही नहीं था, बहुत कुछ धुंधलापन दिखता था। बैक कैमरा सही था लेकिन फिर कैसे सही किया? सर कोई स्प्रे होता है वो उसमें डाला और उसको मुझे अच्छे से साफ किया। मुझे बता देना, क्योंकि मेरे कैमरे में भी ऐसे ही हो रहा है। ओके। हाँ यजुर, कहाँ पर थे हम लोग? बढ़िया पता नहीं ना, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि लाइट किस चीज़ की बनी है, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। पर ये प्रूव्ड है कि ग्रेविटी अफेक्ट करती है। ये भी प्रूव्ड है कि वेलोसिटी बढ़ाने से अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ले जाते हैं तो अफेक्टेड होती है। ग्रेविटी वाला प्रूफ तो रोज़ होता है। जो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वहाँ पे हमारी जो एटॉमिक क्लॉक होती है सिंक्रोनाइज डेली करना पड़ता है उनको। तो ये तो डेली की चीज़ है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई दूर की बात है। प्रैक्टिकल डेली हमें अपनी इंटरनेशनल क्लॉक की को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है अपने अर्थ के क्लॉक के हिसाब से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, अर्थ पे ग्रेविटी है। अब देखो अर्थ पे जो जरा सी ग्रेविटी, उससे इतना फ़र्क पड़ गया, तो सोच के देखो कि जो ब्लैक होल्स वगैरह की ग्रेविटी, उससे क्या फ़र्क पड़ता होगा लाइट का। तो हम मुझे वार्म होल क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए, और वार्म क्या 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 क्या, अरे आराम से बोलो, आराम से बोलो। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट है। हम आइंस्टाइन की फिजिक्स में जा चुके हैं, जो कि रिलेटिविस्टिक फिजिक्स है, और उसके हिसाब से मास खुद कांस्टेंट नहीं होता, मास का ये फॉर्मूला होता है। और अगर हम लाइट की स्पीड के बराबर चलने लग जाएंगे तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। आप यहाँ वैल्यूज पुट करके देखो, ये लॉरेंज फैक्टर आ जाता है वहाँ पर। लाइट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, हाँ सही बात है, बहुत। फिर क्या कह रहे हो? हाँ, ये थ्योरेटिकल तो यही कहा जाता है कि मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मास मतलब अपने मैक्सिमम पॉसिबल मास को अचीव कर लेगा वो। अब मुझ
मुझे भी नहीं मालूम कि ये सब क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम दुनिया में। ओके, तो हम लोगों ने आज पूरा ये देख लिया है, इमेज फॉर्मेशन और लाइट की एक कहानी भी तो मैंने बता दी। तुम्हारे में एक टॉपिक है, वो सुन लो ज़रा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ पीयूष बोलो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो सुन लो फिर अपन ख़त्म करेंगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट अगर किसी कॉर्नर से टकराती है तो वो बैंड हो जाती है। तो तुमने कभी कभी देखा होगा शैडो जो पीछे बनती है किसी भी चीज़ की, मान लो यहाँ शैडो बन रही है तो शैडो के आसपास भी लाइट होती है। शैडो बिल्कुल एक्सट्रीम काली नहीं होती है, शैडो के आसपास भी लाइट होती है। तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे रेन पड़ जाती है सर, एक शेडो नहीं, दो तीन शेडो दिखते हैं। वो दो तीन होती है ना, वहाँ थोड़ा हल्की लाइट होती है तो बैंड हो जाती है लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 10th क्लास में है ये डेफिनेशन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे लाइट बेंड कर जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकती है, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टिकल नेचर के हिसाब से बैंडिंग हो ही नहीं सकती है। तो सीधे जाएगी या टकरा के वापस आ जाएगी लाइट, फिर वो बैंड क्यों करती है? तो बैंडिंग तो ऑब्स्टेकल से हो रही है तो वो पार्ट वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकती है। ठीक है, सो बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई आज लाइट के ऊपर। ओके, यहाँ तक रखते हैं आज अपन।